हेलो गाइज, माय नेम इज हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिन से हम बेसिकली डी ट्रिपल एस बी का नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, एलिजिबल हो या नहीं हो, आप में से काफी सारे मैक्सिमम बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप डी ट्रिपल एस बी की रेस में कितना आगे तक टिक पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने गलती से भी सिलेबस को गलत समझ लिया, पैटर्न को गलत समझ लिया, सिलेबस को हल्के में ले लिया, तो इससे होना कुछ नहीं है। आपके सिलेक्शन के चांस जीरो हो जाएंगे, और जीरो हो गए तो फिर भाई वेट करते रहना 3-4 साल 5 साल का। क्योंकि भाई अब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि भाई जिस एग्जाम में उतरने वाले हैं उसका सटीक सिलेबस क्या है। नोटिफिकेशन तो लिख दिया बस कि हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, तो बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट सिलेबस क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और ये पता होना चाहिए, है ना। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का ब्रेकडाउन आज हम देखने वाले हैं। आप सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी सिलेबस है वो साथ के नोट करते चलना। हेलो गाइज, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम बेसिकली डी ट्रिपल सी पी आर टी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखने वाले हैं। कौन सा टॉपिक कहां से आता है, कितने टॉपिक्स आते हैं, टॉपिक्स के क्या क्या नाम है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं सीधा इस पीडीएफ के अंदर। तो चलो भाई, ये पीडीएफ ना आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मेक श्योर आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होगा, बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। थोड़ा सा मेरे फोटो के पीछे जीके छुपा हुआ है, आपको दिख रहा है साइड में जो है ये जीके है। 20 मार्क्स ईच। पार्ट बी होगा 100 नंबर का। उस 100 नंबर के अंदर भी 5 डिसिप्लिन होंगे। डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, मतलब जब आप 4 सवाल गलत कर दोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। 0.25 की एक नेगेटिव मार्किंग है। पॉइंट इज क्लियर। एक मेन बात ध्यान देने वाली ये है कि शायद आप में से काफियों ने शायद पहले कभी डी ट्रिपल एस बी का पेपर ना दिया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक सेक्शन लॉकिंग का सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैथ के 20 सवाल कर दिए ना, तो वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप उस सेक्शन पर रिविजिट नहीं करके देख सकते, या फिर ये नहीं कर सकते अच्छा यार वो क्वेश्चन मुझे पहले नहीं आ रहा था, मेरे पास टाइम बचा है तो मैं अब कर लूँ। ऐसा नहीं। एक बार सेक्शन लॉक हो गया तो आप फिर से उस सेक्शन पर नहीं जा सकते। ठीक है, सेक्शन लॉक करोगे तभी आपको अगले सेक्शन पे जाने दिया जाएगा, वरना उसी सेक्शन पे आप बैठे रहना और टाइम चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आगे। लो भाई, स्टार्टिंग में देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। मैं थोड़ा छोटा सा होता हूँ, इसमें आप टेंशन मत लेना कि सर पीछे दिख नहीं रहा। मैं थोड़ा छोटा हो जाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, है ना। चलो जी, देखो रीजनिंग है। पहला है अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, नंबर सिस्टम, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, विजुअल रीजनिंग। जो होती है ना, फोटो देख के भाई बताओ अगली सीरीज क्या आएगी, वो सब चीज देख के ना। सीरीज है 2, 5, 8, 10, 12, अगला नंबर बताओ। ABDHM, अगला अल्फाबेट बताओ। क्लासिफिकेशन है, काउंटिंग फिगर्स है, रैंकिंग टेस्ट है कि भाई ये बच्चा 8th पोजीशन पे खड़ा है, पीछे से 9th पोजीशन पे, आगे से इतने पोजीशन पे है, तो बताओ कौन सी पोजीशन पे। पजल वाले सवाल हैं कि रोहन 4th फ्लोर पे रह रहा है, उसके ऊपर डी रह रहा है, उसके ऊपर बी रह रहा है, तो बताओ एफ कहाँ रह रहा है ना, ये पजल वाले। कोडिंग डिकोडिंग होगी कि फिश को अगर हम वाटर बोलते हैं और वाटर को हम अगर चप्पल बोलते हैं, तो बताओ चलते किससे हैं फिर पीते क्या है। तो वो सब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना। फिर कोड दे देंगे कि भाई फिश का कोड XMDH है, तो बताओ इसका कोड बता दो, कोई भी XYZ नंबर का, है ना। फिगर कंप्लीशन है, एम्बेडेड फिगर है कि एक बड़ी फिगर दे देंगे और बोल देंगे भाई इस फिगर के अंदर कौन, इन चारों ऑप्शन से कौन से ऑप्शन छुपा हुआ है, तो वो बता देंगे। एनालॉजी है 4:6, फिर प्रपोर्शन दे देंगे 8 अगला बताओ। ऑड वन आउट है, डाइस है, वेन डायग्राम है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ना कैलेंडर एंड क्लॉक, तो भाई ध्यान देने वाली बात ये है कि कैलेंडर और क्लॉक का वैसे सवाल जर्नली नहीं आता है, ना डीटर्मिनेसी पूछता है ना। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि बाय चांस पूछ ले, क्योंकि रीजनिंग का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। अगर आप इस पूरे सिलेबस में से करोगे ना, तो ये जो कैलेंडर एंड क्लॉक है इसको लास्ट में करना। ठीक है, मैं अगर मार्क कर देता हूँ, इस बात को आप ध्यान दे लेना। ये जो आपका कैलेंडर एंड क्लॉक है, इसको आपको लास्ट में करना है सबसे, समझ गए, सबसे लास्ट में। असर्शन एंड रीजनिंग करनी है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी करना है, कॉज एंड इफेक्ट के अब काफी सारे नए सवाल
हमें नए जो पीवाईक्यूज हुए हैं, नए जो पेपर्स हो रहे हैं टीजीटीज के, एनटीटी के, इन सब में देखने को मिल रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट वाले सवाल। तो आप सभी ध्यान से कॉज एंड इफेक्ट कर लेना। कहने का मतलब ये, आपको ये पूरा सिलेबस करना है। जब पूरा सिलेबस हो जाए, लास्ट में समय बचे, तब आपको कैलेंडर एंड क्लॉक करना है। समझ गए? सारे पहले कर लेना, लास्ट में कैलेंडर एंड क्लॉक। पॉइंट इज क्लियर? आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भाई मेनली हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस के, टेक्नोलॉजी के सवाल हो गए, बायोलॉजी के सवाल हो गए कि भाई अनुवांशिकता को क्या कहते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, है ना, और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार के भाई वादक कौन थे, ये सब चीज़ें सवाल आते हैं। फोक डांसेस हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर्स, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अवार्ड्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ग्रैंड प्री। ग्रैंड प्री का काफ़ी बार सवाल आता है, और अब की बार अब चल भी रहे हैं रिसेंट में, तो उसका याद कर लेना, ग्रैंड प्री का याद से, है ना। स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर वेटलैंड्स, फेस्टिवल्स, लेक्स, साइंस, वन दो बार साइंस दी थोड़ा गलती होगी, और करंट जी के। समझ गए? अब आपको इसमें शुरू में क्या करना है, याद रखो, सबसे पहले पॉलिटी करना, पॉलिटी के बाद आप लोग ज्योग्राफी करना, ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री करना, हिस्ट्री में भी ना पहले आप स्टार्ट करना मॉडर्न से, ठीक है। 1857 के बाद जो रिवोल्ट जो हुआ था, उसके बाद से आप स्टार्ट करना। तो वहां से क्या है कि आजकल मॉडर्न से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेडिवल नहीं करनी, करनी है, बट पहले मॉडर्न करना, ताकि आपको मॉक टेस्ट में स्कोर आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स कर लेना, और उसके बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट कर देना। जो ये स्टैटिक जीके दी हुई ना सारी, फोक डांसेस, रिवर्स, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे बत्थू कमा काका डांस है ना, तो ये चीज। पॉइंट इज क्लियर? करंट जीके अभी नहीं करनी, जब एग्जाम आ जाएगा उसके पास हम करंट जीके करेंगे, जब करनी होगी मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। पॉइंट इज क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स पर। थोड़ा सा मैं फिर से वापस बड़ा हो जाता हूँ। मैथ्स में देखो भाई, अर्थमेटिक पूरी आएगी, एडवांस भी ऑलमोस्ट पूरी आएगी, ज्योमेट्री को छोड़ के। नंबर सिस्टम आएगा, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स एंड इंडाइसिस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, एस आई सी आई है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मेंसुरेशन और एल्जेब्रा है। ज्योमेट्री मैंने ब्रैकेट में इसमें डाल दिया कि ज्योमेट्री नहीं आती, ठीक है, ज्योमेट्री एडवांस में है, तो ज्योमेट्री नहीं आएगी भाई। एल्जेब्रा ना एज सच बिल्कुल आपके सामने फॉर्मूलेज नहीं पूछ लेंगे, ऐसा पूछ लेंगे 3 × 3 प्लस 6 × 6 प्लस 2 × 3 × 6। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाओगे, सॉल्व वहां पे भी कर लोगे, पर अगर फॉर्मूला पता होगा अलजेब्रा का, तो और आसान तरीके से कर पाओगे। ऐसी वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में ना आपको अलजेब्रा वाले जो फॉर्मूलाज है ना, a + b + c का होल क्यूब में फंसा देगा, तो इसलिए अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज है वो आप याद कर लेना। पॉइंट इज क्लियर? नंबर सिस्टम की भाई हर चीज नहीं आएगी, बट नंबर सिस्टम आप कर लेना, कुछ नहीं पता, बाकी मैंने आपको बता दिया है। मैथ का बहुत आसान सिलेबस है, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। गिवन द फैक्ट आप प्रैक्टिस पूरी कर रहे हो, प्रैक्टिस में आपकी कोई कमी नहीं है, आपने टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए, तो मैथ में 20 में से 20 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। पॉइंट इज क्लियर? मैथ में कुछ अभी नया सिलेबस या फिर नया पैटर्न कुछ आया नहीं, वही सेम सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंग्लिश में कुछ नया आया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या आया है। 2 सेकंड रुकना, थोड़ा सा फिर छोटा हो जाता हूँ। लो भाई, इंग्लिश में जो ग्रामर है वो तो आपकी सेट है ही, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, मोडाल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सारी आपकी हैं ही, ठीक है। पर नया पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है वो ये है, पैटर्न है, कुछ भी बोल लो, पैटर्न, पैटर्न, है ना। नया पैटर्न मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स हैं, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड उसको सवाल पूछना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत सवाल दे रहा है, एक स्टेटमेंट दे देगा और खाली जगह छोड़ देगा। अब गिवन द फैक्ट उसको कंजंक्शन का सवाल पूछना है, गिवन द फैक्ट उसको नाउन का पूछना है, एडजेक्टिव का पूछना है, अब उस फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से वो ऑप्शन दे देगा। पॉइंट इज क्लियर? पहले क्या करता था, पहले वो अंडरलाइन डाल देता था कि भाई
कंजंक्शन के नीचे अंडरलाइन डाल दी, क्वेश्चन दे दिया और बताना था भाई ये है क्या, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है वो। अब ना फिल इन द ब्लैंक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसमें आपकी दो नॉलेज चेक हो जाती है कि आपको पता है क्या लगाना है, प्लस आपको पता होना चाहिए भाई एडजेक्टिव लगेगा, नाउन लगेगा, प्रोनाउन लगेगा, वो आपका चेक हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैंने नोटिस करी। बाकी वो PQRS वाले सवाल सेंटेंस अरेंजमेंट के है ना, और कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। अब मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम के साइड में ब्रैकेट में डाला मैच। चक्कर क्या है, अब ना वो एक सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई आप कैकस का एंटोनिम बता दो। हाँ पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ रहा, पर अब उसने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। 4 शब्द यहां दे दिए और 4 शब्द यहां दे दिए। ठीक है, ये वर्ड्स दे दिए और उनके एंटोनिम्स दे दिए। अब हमें क्या करना है, वो मैच करना है। जैसे ट्रांसपेरेंसी दे दिया, सीरीन दे दिया है ना, और अडेरेंस दे दिया, और यहाँ पे वर्ड दे दिए, और बोला है कि उनको ना उनके एंटोनिम से मैच करो। तो एक ही सवाल के अंदर आपको 4 एंटोनिम्स पता होने चाहिए, तभी आप उस सवाल को कर पाओगे। सेम वो सिनोनिम के लिए कर रहा है और सेम वो एंटोनिम्स के लिए कर रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। idioms and phrases, proverbs, one word substitution, spelling test, पैरा जंबल, sentences और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना वो 3 सवाल नए ले आया है। पहले तो पूछता है भाई पैसेज का टोन बताओ। टोन क्या है पैसेज का, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, रेवोल्यूशनरी है, क्या टोन है। दूसरा वो पूछता है कि इस पैसेज का ना टाइटल बताओ, कि टाइटल क्या होना चाहिए। चलो टाइटल तो पहले भी आता था, इंग्लिश वाले में नहीं आता था, हिंदी वाले में आता था, पर इंग्लिश वाले में उसने टाइटल पूछना स्टार्ट कर दिया। प्लस वो पूछते थीम क्या है उस पैसेज का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ना मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, जो मुझे लग रहा है ना कि इंपॉर्टेंट आप सभी को पता होने चाहिए। ये मैं ना क्वेश्चन आपको एक बार दिखा दूंगा कि आप ना इन क्वेश्चंस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाओ। क्यों? क्योंकि ये आपको ना PRT के PYQs में नहीं मिलेंगे। ये आपको जो नए PYQs हुए हैं ना, TGTs के, एनटीटीज के, उसमें मिलेंगे। तो मैं आपको एक दिन ला के दिखा दूंगा भाई इन क्वेश्चंस पे ना, अगर आपको एक्स्ट्रा फोकस कर लेना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो आपको PRT के PYQs में मिल जाएंगे। कुछ नया पैटर्न या फिर नए क्वेश्चन आ रहे तो आपको यहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा। पॉइंट इज क्लियर? तो इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है भाई टोन क्या है, टाइटल क्या है, थीम क्या है, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी, हिंदी। हिंदी में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस एक उसने क्या स्टार्ट किया है कि एक पैसेज दे देगा, और सेम हिंदी इंग्लिश में स्टार्ट किया है। एक छोटा पैसेज, पैसेज भी नहीं, 3-4 लाइन का, मतलब एक छोटा पैराग्राफ मान लो, वो दे देगा और ये बोल देगा इनमें से बताओ किन किन शब्दों में गलती है। समझ रहे हो? शब्द त्रुटि क्या है ये। प्लस एक वाक्य क्रम का सवाल आने वाला, जैसे आने लगा है, जैसे इंग्लिश में आता है ना वो PQRS वाले सवाल, वो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे लगाने पड़ते हैं, फिर वो पूरा वाक्य बनता है, फिर हमें QPRS PQRS लिखना होता है। वैसे इसमें एक वाक्य क्रम का सवाल आने लगा है। बाकी सब कुछ सेम है, वर्णमाला, वर्तनी, अशुद्धियां, संधि, समास, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, सार्थक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, ये आप सारे देख लो, सारी चीजें सेम है, कुछ नया नहीं है। जो नया है वो मैंने बता दिया। प्लस इस जो मैं सिलेबस दिया हुआ आप सबको, इसमें लास्ट में देखो रस छंद अलंकार में मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है। सिर्फ रस छंद अलंकार, ऊपर वाले जो ना क्रिया विशेषण संबंध बोधक अविकारी शब्द और समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, ये आपको सबको करने हैं। मैं लास्ट वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, रस छंद अलंकार, ये आपको नहीं करने, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ करना है, वाच्य हो गया और ऊपर वाली सारी चीजें करनी है। एक अपठित गद्यांश जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, अपदित लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी सी गलती होगी। अपठित गद्यांश में नई चीज क्या आ रही है, वही सेम जो इंग्लिश ना, टोन ऑफ पैसेज, भाव बताओ भाई, इस गद्यांश का भाव बताओ, इस गद्यांश का विषय बताओ, टाइटल बताओ, थीम बताओ, वो चीज इसमें भी आ रही है हिंदी में भी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी सिलेबस वही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं भाई, पार्ट बी। हमने मैथ के बारे में बात कर ली, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इन 5 सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। अच्छा, इनके बिल्कुल फुल प्रूफ सोर्सेज में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। अच्छा, पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में ना कई मास्टरों ने यूट्यूब पर या फिर कई बच्चों ने हवा बना दिया कि ले भाई सिलेबस ही चेंज हो गया इसका, तो इसमें तो ना अब और कुछ अलग ही चीज पूछी जाएगी 100 नंबर में, जो हमने पढ़ा है वो तो वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लिखा हुआ है MCQ ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम।
एनसीटी की फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये हम एनआईएस में पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। तो बेसिकली काम क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीचर्स की एजुकेशन को रेगुलेट करता है। जितने भी आप डीएलएड करी है, डाइट करी है, तो वो सारे एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड हैं। वो उनको केटर करता है, उनको रेगुलेट करता है कि भाई आप अपने कॉलेज में यही किताब पढ़ाओगे, सिलेबस यही होना चाहिए, सिलेबस की आउटलाइन ही होनी चाहिए, करिकुलम ही होना चाहिए। तो वही तो एनसीटी है। तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है, कुछ अलग नहीं पढ़ना। जो आपने डीएलएड में, डाइट में पढ़ा है, वही पढ़ना है। समझ रहे हो। पर अब चक्कर क्या है ना, अलग अलग डाइट्स की, डीएलएड्स की, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन अलग अलग कॉलेज की जो डाइट, डीएलएड, जेबीटी, ईटीई कराते हैं, सबकी अलग किताब है। तो ना एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ना ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीजें हैं। लाइक एनआईएस की बुक्स होगी, इग्नू की बुक्स होगी, 11 12 साइकोलॉजी की बुक्स होगी, और मिसलिनियस बुक्स होगी। ठीक है। ये एनआईएस की बुक्स कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। इग्नू की कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, बुक्स हैं, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। 11 12 की साइकोलॉजी की बुक्स आपको करनी है, और मिसलिनियस बुक्स या फिर मिसलिनियस पीडीएफ कैसे ढूंढनी है, कैसे नहीं ढूंढनी, ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। गिवन कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिखा के कि भाई ये देखो पीवाईक्यू में आया है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक पीडीएफ कैसे ढूंढनी गूगल से, कि आप उस पीडीएफ को ढूंढ पाओ और वही सेम क्वेश्चन उस पीडीएफ में मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो पार्ट बी के सोर्सेज हैं वो बहुत फ्रेगमेंटेड हैं। मतलब कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। एक किताब के पीछे मत बैठ जाना भाई, कि भाई मैंने इस सर की एनआईएस समरी किताब ले ली, ये ले ली, वो ले ली। भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, काम नहीं चलेगा। सिर्फ उस एनआईएस समरी किताब से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, वो एज अ सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करो अपनी एनआईएस, जब आप पढ़ोगे उसके तो एज अ सप्लीमेंट मटेरियल इस्तेमाल करो। बट ये लेके मत बैठ जाना कि भाई समरी किताब पढ़ ली तो मेरा काम हो गया। ठीक है भाई, वैकेंसी हर बार नहीं आती। तो वो टाइम बचाने के चक्कर में ना, कि भाई टाइम मेरा बच जाएगा तो ये छोटी किताब पढ़ लूँ, एनआईएस की 10 किताब क्या पढ़नी, पतली किताब पढ़ लेता हूँ एनआईएस समरी की, भाई नहीं चलेगा काम। जो मटेरियल आपको 4000 5000 पेज में मिलेगा, वो कैसे आप सोच सकते हो वही सेम मटेरियल मेरे को 400 पेज की एक एनआईएस समरी किताब में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा एनआईएस समरी किताब गलत है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। एनआईएस खुद पढ़ो और उसको एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करो, एज अ नोट्स इस्तेमाल करो। गेटिंग माई पॉइंट, ये चीजें। अच्छा, अब ना प्रॉब्लम इस कि आप एनआईएस पढ़ने बैठोगे, इग्नू पढ़ने बैठोगे, इग्नू के कहाँ ब्लॉग्स ढूंढते घूमोगे, है ना। एज अ स्टूडेंट आपके पास लिमिटेड टाइम है, 12 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का। तो उसमें आप एनआईएस की 10 किताब पढ़नी है, उसके अंदर भी ब्लॉग्स हैं, उसके अंदर भी चैप्टर्स हैं। फिर इग्नू की बुक्स ढूंढोगे, इग्नू का BES 1 2 3 2 3 1 कहाँ ढूंढोगे, है ना। फिर डाउनलोड करना है। सिर्फ इग्नू के तो एक ब्लॉग, इग्नू के तो अंधे पीडीएफ हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। वो जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज में आप देख लेना कहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो ना भाई, सीधी सीधी बात है, हमने ऑलरेडी ये करवा रखा है सारा का सारा काम। एनआईएस पूरी कंप्लीट करवाई हुई है, 10 के 10 ब्लॉक्स, क्लास 1 से लेके वो एनआईएस कुल मिला के 110 क्लास में कंप्लीट हुई है, 110 क्लास में। और कोई भी क्लास ये नहीं छोटी मोटी 20 मिनट की, 25 मिनट की बना के डाल दी। हर क्लास ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटे की है। काफी क्लास 2 घंटे की भी है, 2.5 घंटे की, गिवन दी हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। लाइन टू लाइन मैंने खुद एनआईएस से पढ़ाया हुआ है, लाइन टू लाइन। ऐसा नहीं कि फटाफट नोट्स बनवा दिए ना, लाइन टू लाइन मैंने खुद लाइन पढ़ी है, समझाई है, फिर लाइन पढ़ी है, फिर समझाई है। समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट इग्नू के ब्लॉक्स सारे करवा रखे हैं। 11 12 की साइकोलॉजी की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करवा रखी हैं। अभी कुछ पेंडिंग वो हम कर लेंगे। क्लास 150 प्लस हो चुकी हैं। आप साइड में भी देख पा रहे हो 159 वीडियोस, 174 फाइल्स, 174 तो पीडीएफ है जिसमें से मैंने पढ़ाया है। ये सारी वो नहीं है एनआईएस की, नहीं है, 174 पीडीएफ जिनमें से अलग अलग से हमने मटेरियल उठाया है। इग्नू का हो गया, मिसलेनियस बुक्स होगी, जैसे 2022 में ना एक पीडीएफ है, चाइल्ड्स वर्ल्ड, भारत देश की पीडीएफ है। उससे आप मानोगे नहीं, कम से कम पूरे 2022 के कम से कम 20 से 30 सवाल उठाए मैं, बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी, लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट। तो वो सारी फाइल्स इसके अंदर आपको मिलेंगी। एक आपको इधर डिटेलोजी पीआरटी का पीवाईक्यू नहीं, मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि मैंने खुद बनाया है। समझ गए। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं बिल्कुल, क्लास 1 से लेके क्लास 159 तक इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। और अभी 20 30 25 क्लास गिवन दी
कि कितने हमारे पास अभी टॉपिक्स बचे हैं वो आ सकती है, मतलब ये ऑलमोस्ट 200 के पास पहुंच जाएंगी। तो ये बेस्ट सोर्स है, इसमें इतनी गारंटी देता हूं कि आपको सिर्फ क्लास देखनी, नोट्स बनाने, रिवीजन करनी है बस, और कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक उठाएं, कैसे पढ़ें, वो नहीं लगाना आपको दिमाग। 2022 के सारे पीवाईक्यूज करवा चुके हैं विद सोर्सेज, 2 पीवाईक्यूज बचे हैं वो हम जल्द कर लेंगे, समझ गए। तो भाई ये बेस्ट चीज है जो आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा, आप खुद क्लास देख लो, जैसे कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की पहली क्लास है, और उसी से क्लास 1 है कॉल्ब एक्सपीरियंशियल वाली, ये आप देख लो पहले, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों ये था DCCC PRT का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर पार्ट बी में आपको बहुत तगड़ा खेलना है, बहुत तगड़ा काम करना, नंबर लेके आने हैं, तो आप ओए पढ़ले का DCCC पेडागोजी स्पेशल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। और अब ऐसी वीडियोस आएंगी लगातार, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की भी आएंगे कि हिंदी में आपको कैसे 20 में से 20 स्कोर करना है, मैथ में कैसे 20 में से 20 स्कोर करना है, जिसकी कमजोर मैथ है उसको कैसे करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मॉक टेस्ट आपको कब देने हैं, मॉक टेस्ट पे आपको क्या चेक करना है ना। तो ये सारी चीजें अब लगातार ही इस चैनल पर आएंगी, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसके पास ये चैनल शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।